Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, तो please like and share, and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परिचय में। दोस्तों, 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में सुबह 11:56 पर एक भूकंप आया था। यह भूकंप 7.8 तीव्रता का था और इसका केंद्र लामजुंग से 38 किलोमीटर दूर था और जमीन से लगभग 15 किलोमीटर नीचे था। इस भूकंप ने राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों को तबाह कर दिया था। 1934 के बाद पहली बार नेपाल में इतना प्रचंड तीव्रता वाला भूकंप आया था, जिसमें 10,000 के करीब लोगों की मौत हो गई थी। 18वीं सदी में निर्मित धरहरा मीनार पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। अकेले इस मीनार के मलबे के नीचे से ही लगभग 200 से ज़्यादा लोगों के शव निकाले गए थे। भूकंप के कारण एवरेस्ट पर भी हिमस्खलन हुआ था, जिसको कि हम एवलांच बोलते हैं। इस भूकंप ने नेपाल के अंदर बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी और वहाँ लगभग 6 बिलियन यूएस अमेरिकी डॉलर्स का नुकसान कर दिया था। इस भूकंप की गूंज न केवल नेपाल में बल्कि भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर भी महसूस की गई थी। जैसा कि दोस्तों, मैंने भूकंप के बारे में पहले भी 2 वीडियोस बनाए थे। उनमें मैंने आपको बताया था कि भूकंप हमेशा धरती के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनके टकराने की वजह से होता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और हिंद ऑस्ट्रेलियाई प्लेट का यूरेशियाई प्लेट से टकराने की वजह से यह भूकंप आया था। इस भूकंप की वजह से एक एवलांच, जिसको कि हम हिमस्खलन भी बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट की पहाड़ियों पर हुआ था, जिसमें लगभग 22 पर्वतारोही भी मारे गए थे। और 25 अप्रैल 2015 यानी कि आज ही के दिन आया यह भूकंप इन पहाड़ों के इतिहास में सबसे ज़्यादा भयंकर भूकंप साबित हुआ। यही नहीं दोस्तों, इस भूकंप की वजह से लैंगटांग में भी एक और एवलांच आया, जिसमें उस समय वहाँ बहुत से लोग जो थे वो फंस गए और ऐसा माना जाता है कि लगभग 250 लोग इस एवलांच में गायब हो गए और कभी मिले नहीं। लाखों नेपाली लोगों के घर टूट गए और वो बेघर हो गए। पूरे देश में बहुत सारे गांव ऐसे थे जो पूरी तरीके से तबाह हो गए और बर्बाद हो गए। इसमें रह रहे सभी लोगों के घर भी टूट गए थे। कई सदियों पुरानी बिल्डिंग्स, जिनको कि यूनेस्को के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के नाम से भी जाना जाता है, वो भी इसमें या तो टूट गई थी या बहुत बुरे तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसमें पटन दरबार स्क्वायर, भक्तापुर दरबार स्क्वायर, चांगू नारायण टेम्पल और बौद्धनाथ स्तूपा भी थी। भूवैज्ञानिक बहुत ही समय से ऐसी चेतावनियां दे रहे थे कि नेपाल के अंदर एक बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है। उनका मानना था कि इसमें सबसे ज़्यादा कारण थे वहाँ की जियोलॉजी और उसी के साथ जो वहाँ जंगलों को काटकर अर्बनाइजेशन हो रहा था, यानी कि शहर बसाए जा रहे थे। इतना ही नहीं दोस्तों, अगले दिन यानी कि 26 अप्रैल 2015 को भी एक भूकंप फिर से नेपाल के अंदर आया, जिसका कि मैग्नीट्यूड था लगभग 6.7 का और इस भूकंप ने भी और ज़्यादा नुकसान किया। अकेले इन भूकंपों के अंदर ही लगभग 200 से ज़्यादा लोग मारे गए और 2500 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। इतना ही नहीं, इन भूकंपों ने बहुत सारे लोगों को फिर से बेघर कर दिया था। नेपाल जैसी लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ जो होती हैं, जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, उसमें इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, जैसे कि भूकंप आए या कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, वो इन देशों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और इनका प्रभाव केवल उसी वक्त नहीं होता बल्कि उसके बहुत सालों बाद तक महसूस किया जाता है। अगर मैं कहूँ कि कुछ साल नहीं, लगभग दशकों तक उसके प्रभाव झेले जाते हैं, तो यह गलत नहीं होगा। अब सोचिए दोस्तों, जब एक बार इस तरीके का भूकंप आता है तो बहुत से लोगों के घर टूट जाते हैं, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं होती और क्योंकि इन देशों के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता, तो जो रिकंस्ट्रक्शन होती है उसमें बहुत वक्त लगता है। अगर और देश उनकी मदद ना करें तो उनके लिए अपने आप यह सब करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में उस देश के अंदर लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दोबारा से घरों को बनाने में जो लागत आती है उसमें भी बहुत सारा खर्चा होता है। इसलिए जो पब्लिक और प्राइवेट डेट होती है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव उस देश के ऊपर पड़ता है। लोगों की जो मेंटल हेल्थ होती है उसके ऊपर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। ऐसे लोगों को जिनके पास खाने पीने के लिए नहीं होता और वो मुश्किल के दौर से गुजर रहे होते हैं, ऐसे लोगों का ह्यूमन ट्रैफिकर्स भी फ़ायदा उठाते हैं और ज़्यादातर इस तरह की चीज़ों का सामना औरतों और बच्चों को करना पड़ता है। बहुत सारी महामारियां भी आती हैं और क्योंकि इन देशों में हेल्थ केयर की सुविधा भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो एक और अतिरिक्त भार वहाँ की जनता के ऊपर पड़ता है।
हालांकि दोस्तों, जैसे ही यह भूकंप आया तो भारत समेत बहुत सारे देशों ने नेपाल की एकदम से मदद की थी। इन देशों में अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भारत, भूटान, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, डेनमार्क, मिस्र, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी और बहुत सारे ऐसे देशों ने एकदम से नेपाल की मदद की। जहां भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने इस भूकंप के बाद 15 मिनट के अंदर ही एक मीटिंग बुलाई और उसमें बहुत सारे जो अधिकारी थे उनके साथ विचार विमर्श कर तुरंत ही ऑपरेशन मैत्री के नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिससे कि नेपाल के लोगों को सहायता प्रदान की जा सके। इसमें लगभग 10 टुकड़ियां बनाई गई, जिसमें 450 से ज्यादा अधिकारी शामिल थे। वहीं भारतीय वायुसेना के विमानों को भी राहत कार्य में लगा दिया गया। भारतीय थल सेना के जवानों को रेस्क्यू ऑपरेशंस में भेज दिया गया और इस बचाव कार्य की बागडोर एक मेजर जनरल को दी गई। भारतीय सेना के एक पर्वतारोही दल ने एवरेस्ट की आधार शिविर से लगभग 18 पर्वतारोहियों के शवों को बरामद किया और 61 फंसे हुए पर्वतारोहियों को बाहर निकाला। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स एवरेस्ट पर्वत पर बचाव अभियान के लिए 26 अप्रैल की सुबह ही पहुंच गए थे। रविवार की शाम तक ही भारत ने 50 टन पानी, 22 टन खाद्य सामग्री और 2 टन दवाइयां भी काठमांडू भेज दी थी। लगभग 1000 से ज्यादा एनडीआरएफ के जवानों को भी बचाव कार्य में लगा दिया गया था, क्योंकि नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और भारत से उसका बॉर्डर बिल्कुल से मिलता है और उसी सड़क के रास्ते भारत ने बहुत सारे भारतीय और विदेशी नागरिकों को वहां से निकाला। भारतीय सरकार ने 35 से ज्यादा बसों को भारत नेपाल सीमा पर लगाया और वहां फंसे हुए लोगों को सकुशल वहां से बाहर निकाला। इसी के साथ भारतीय रेलवे ने भी इस राहत अभियान में भाग लिया। इसके तहत उन्होंने लगभग 1 लाख पानी की बोतलें भारतीय वायुसेना की मदद से नेपाल भेजी। इसके 2 दिन के अंदर ही लगभग 12 विमानों से भारत ने 2000 भारतीय नागरिकों को नेपाल से बाहर निकाल लिया था। इंडियन आर्मी के अनुसार उनकी 18 टुकड़ियां राहत एवं बचाव कार्य के लिए नेपाल पहुंच चुकी थीं। ऐसे ही बहुत सारे देशों ने भी एकदम से ही नेपाल की बहुत ज्यादा मदद की थी। भारत ने हमेशा नेपाल को अपने एक छोटे भाई की तरह देखा है, क्योंकि इन दोनों देश के कल्चर्स भी बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम हमेशा अगर उनके साथ कुछ गलत होता है या उनके ऊपर ऐसी कोई विपदा आती है तो इसमें हम अपनी भागीदारी निभाएं और उनकी मदद करें। लेकिन क्या नेपाल भारत का आभार मानता है? तो नहीं दोस्तों। आप अभी जानते ही होंगे कि नेपाल के अंदर कम्युनिस्ट सरकार है और कम्युनिस्ट अक्सर चाइना की कठपुतली होते हैं। चाइना हमेशा ही बहुत सारे देशों को जिनकी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती उनको ऋण देकर एक जाल में फंसा लेता है और बाद में उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेता है। ऐसा ही कुछ उसने नेपाल के साथ भी किया, लेकिन वहां की जो सरकार है उसने चीन से बात करने के बजाय भारत को ही आंखें दिखानी शुरू कर दी। हालांकि हालिया समय में वहां सत्ता परिवर्तन हुआ और जो अब नई सरकार है वो उस तरह से भारत के साथ बर्ताव नहीं कर रही जैसा कि उससे पिछली सरकार कर रही थी। लेकिन फिर भी ऐसे में नेपाल को समझना चाहिए कि जब उसके ऊपर मुसीबत आती है तो भारत एक बहुत अच्छा पड़ोसी बनकर उसकी मदद करता है। लेकिन जैसा कि दुनिया में कहा गया है, जो कम्युनिस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा एहसान फरामोश होते हैं। उनका एक ही उद्देश्य होता है किसी भी देश को अंदर से बर्बाद कर देना। इसके लिए वो चीन से पैसा लेते हैं और अपने ही देश का नुकसान करते हैं। इन लोगों की कोई मॉरल वैल्यूज नहीं होती और ये किसी भी अपराधी के साथ खड़े होने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ, वो इस वीडियो से तो संबंधित नहीं है लेकिन कुछ दिनों से मुझे परेशान कर रही है। अभी 1-2 दिन पहले आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे अपराधी की फांसी की सजा को माफ कर दिया है जिसने 6 साल की बच्ची के साथ ज्यादती की थी और उसको मार दिया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हर आदमी को जीने का हक है। तो ठीक है, हम इस बात से सहमत हैं कि हर आदमी को जीने का हक है, लेकिन क्या उस आदमी को भी जीने का हक है जिसने एक दूसरी बच्ची को इतनी छोटी उम्र में ही अपना शिकार बनाकर उसको मार दिया हो? जी नहीं, ऐसे लोगों की मैं समझता हूं कि इस समाज में कोई जरूरत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट जैसी जगह से अगर इन लोगों को बढ़ावा मिलेगा तो ये हमारे समाज के लिए और ज़्यादा खतरनाक साबित होगी। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इसके पीछे भी लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम ही था जिन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी क्षमा के लिए केस लड़ा। और ये हर किसी को पता है कि कितना करप्शन हमारी जुडिशरी के अंदर है और इसको एक रिफॉर्म की ज़रूरत है। इस जुडिशरी को बहुत समय से लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम ही सपोर्ट करता आ रहा है और रूल करता आ रहा है। अगर इस तरह के लोग न्यायपालिका में बैठे होंगे तो किसी को न्याय मिलना तो दूर, जो अपराधी लोग होंगे उनको भी खुला छोड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों, यह था मेरा आज का वीडियो 25 अप्रैल 2015 को नेपाल के अंदर आए भूकंप के बारे में। कुछ समय से मैं नेपाल को भारत के सामने आक्रामक रूप में देख रहा था, तो मैंने इसलिए भी इसको उठाया ताकि लोगों को पता चले कि भारत तो हमेशा से अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा करता है लेकिन उसे वापसी में ऐसा कुछ नहीं मिलता
और हमेशा धोखा ही मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर एक नया वीडियो लेकर आप सबसे मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।